हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एएनटी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत। आज हम इस वीडियो सेशन में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो कंटेंट को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगा और आपके जो लॉजिक बिल्डअप कैपेसिटी है वो भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ये सीख पाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में कौन कौन से कंसेप्ट काम में लिए जाते हैं। यह जो वीडियो जो सीरीज़ है ये आपको, अगर आप किसी कोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, और यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार से उनका आंसर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के माध्यम से हम आपको वो ट्रिक आप इसमें सिखाएंगे। तो आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए और शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो लेसन की। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स के ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सी प्रोग्रामिंग भाषा में ऑपरेटर्स का क्या काम है, इनको क्यों काम में लिया जाता है, हम इस प्रश्नमाला में उनको समझेंगे और क्वेश्चनर्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? स्टूडेंट्स, किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू पर ऑपरेशन करने के लिए जिन सिंबल्स को काम में लिया जाता है उन्हें बोलते हैं ऑपरेटर्स। जैसे कि मान लीजिए आपको वेरिएबल ए और वेरिएबल बी को जोड़ना है तो प्लस का सिंबल काम आएगा। वेरिएबल ए और वेरिएबल बी को घटाना है तो माइनस का सिंबल काम आएगा। इसी प्रकार से आप कुछ भी ए या बी या कोई सा भी वेरिएबल हो उसके ऊपर आप कुछ अर्थमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल किसी भी प्रकार का आप ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो उसके जो सिंबल्स काम में लिए जाते हैं उन सिंबल्स को ही बोला जाता है ऑपरेटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न से। स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि इनमें से कौन सा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में केवल 5 ऑपरेटर्स को शामिल किया गया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। जो 5 जो ऑपरेटर्स हैं, पहला सिंबल है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर, ठीक है, और एक जो है वो हमारा रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज ना हो, ये जो मैंने जो चिन्ह बनाया है ये वाला, सामान्यतः हम इसको प्रतिशत के रूप में जानते हैं, लेकिन किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में यह एक रिमाइंडर का काम करता है। रिमाइंडर का मतलब जब आप 2 ऑपरेंड्स के बीच में इस ऑपरेटर को काम में लेंगे तो यह शेषफल याद करने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसका आंसर हमें इन ऑपरेटर्स के माध्यम से पता लग चुका होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो प्रश्न ये था हमारा कि निम्न में से कौन सा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। तो प्लस ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस ये भी एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। स्टूडेंट, सी जो है वो है प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये भी एक सी प्रोग्रामिंग भाषा में काम में आने वाला एक ऑपरेटर का प्रकार है। एक साथ आप 2 प्लस प्लस लिखेंगे तो उनको इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, इस ऑपरेटर की सहायता से ये जो हमारा जो डबल प्लस प्लस का वाला जो हमारा जो ऑपरेटर है ये एक सही ऑपरेटर है, ऐसा नहीं कि ये गलत है। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली 1 से इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ a प्लस प्लस, तो अगर a में मान लीजिए 5 है तो उसकी वैल्यू जब आप प्रिंट कराएंगे तो वो हो जाएगी 6। तो यानी कि ये भी हमारा एक वैलिड ऑपरेटर है, गलत नहीं है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यानी कि जब हमने देख लिया कि तीनों कोई ना कोई इंस्टेंस में ऑपरेटर हैं, ठीक है, तीनों ऑपरेटर हैं, तो डी जो नन ऑफ द अबव है वो तो हमारा विकल्प होना ही नहीं चाहिए। यानी कि आपके मन में से डी ऑप्शन तो हट जाना चाहिए। अब हमारे पास बचे 3 ही ऑप्शन, ए बी सी। हमने अभी ऑपरेटर्स के बारे में जाना, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जाना, तो प्लस, माइनस, डिवीजर, मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर, ये 5 ऑपरेटर होते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा
सी। प्लस प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, ये कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका सही आंसर आएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ एनी वेरिएबल? स्टूडेंट्स, जब हमने वेरिएबल की बात की थी तब हमने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी जो विशेषताएं थी वो जानी थी। उसकी एक विशेषता यह भी थी कि जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो उसका एक नाम होता है, उसकी कोई टाइप होता है कि वो किस टाइप का डेटा हैंडल करेगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इत्यादि। तो वो वेरिएबल जो है साइज भी लेता है। वो साइज कहाँ पे लेता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी में। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में हम जानते हैं कि कोई भी डाटा हो उसके एक साइज होती है, क्योंकि वो रैम में जाकर स्टोर होता है। तो वेरिएबल भी डेटा स्टोर कर रहा है, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो तो 2 बाइट लेगा, फ्लोट टाइप का हो तो 4 बाइट लेगा, कैरेक्टर टाइप का हो तो 1 बाइट लेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ एनी वेरिएबल? किसी भी वेरिएबल की साइज को ज्ञात करना हो तो इनमें से कौन सा ऑपरेटर आपको काम में लेना होगा? तो स्टूडेंट्स, हम पहले हमारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर, बी साइज ऑफ ऑपरेटर, सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डी लॉजिकल ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है, इसके नाम से ही पता पड़ रहा है, साइज ऑफ ऑपरेटर। जी हाँ, ये एक साइज ऑफ ऑपरेटर है। और इसका स्टूडेंट सबसे खास बात ये है कि ये खुद नाम ही इसका ऑपरेटर है। देखिए, जब हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तो हमने कहा था कि कोई ना कोई सिंबल जो है वो ऑपरेटर कहलाता है, लेकिन मात्र यही एक ऐसा ऑपरेटर है जो नाम आधारित है, नहीं अर्थात अल्फ़ाबेट आधारित। ये केवल एक ऐसा ऑपरेटर है जो अल्फ़ाबेट स्पेलिंग के आधार पर ही इसका नाम है, यानी कि कोई चिन्ह नहीं है, कोई प्लस का माइनस का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, इसका किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, नाम ही इसका ऑपरेटर है ना। साइज ऑफ ऑपरेटर ये इसका नाम है। और यही ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की साइज, कंप्यूटर की मेमोरी में वो कितनी साइज ले रहा है, 2 बाइट, 1 बाइट, 4 बाइट, 10 बाइट, 100 बाइट, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की साइज क्या है, तो उसके लिए काम आएगा आपका जो है वो साइज ऑफ ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिकल ऑपरेटर? स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉजिकल मतलब कि जो किसी लॉजिक को क्रिएट करता हो वो कहलाते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। स्टूडेंट्स, 3 ऑपरेटर इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑपरेटर इस श्रेणी में आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा जो ये 2 सिंबल है बनाए हैं मैंने, एम्परसेंड भी बोलते हैं इनको, और इनका जो नाम है वो है लॉजिकल एंड। दूसरा है 2 हमारे पैरेलल बार्स, इनको बोलते हैं लॉजिकल और। ठीक है, और जो तीसरा है वो है नोट का निशान। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नोट। अब मैं इसको आपको और बताता हूँ। जो ये हमारा जो लॉजिकल एंड है, इसकी बात करें हम, इसकी लॉजिकल एंड, ये क्या करता है, इसकी एक विशेषता है, ये आपको याद हो जानी चाहिए, मैं आपको याद करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ लॉजिकल एंड की विशेषता क्या होती है। कि किसी भी दिए गए लॉजिक की जब सारी शर्तें ट्रू होती हैं तब जाकर इसका जो रिजल्ट है वो 1 आता है। यानी कि जब सारी शर्तें ट्रू होगी तभी वो फाइनली ट्रू आंसर देगा। अगर इसमें से किसी भी एक शर्त फॉल्स हो जाए, गलत हो जाए, तो इसकी जितनी भी शर्तें वो अगर ट्रू हुई हों तो किसी एक के फॉल्स होने पर भी वो क्या हो जाता है, उसका मान 0 हो जाता है। अगला है हमारा और ऑपरेटर। देखिए, और का मतलब, देखिए अगर हम इसकी थोड़ा सा हमारे हिंदी भाषा में भी इसका रूपांतरण करें, एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों। और का मतलब क्या होता है, इनमें से कोई एक, है ना स्टूडेंट्स। तो जो हमारा जो अगला वाला जो हमारा ये ऑपरेटर है और ऑपरेटर, ये जो हम इस सिंबल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसकी विशेषता है कि दी गई शर्तों में से अगर कोई भी एक शर्त भी सही हो जाती है और बाकी सभी शर्तें गलत हो जाती हैं, तब भी ये क्या कहलाएगा आपका, तब भी ये जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो क्या जनरेट करेगा, 1, यानी कि ट्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है हमारा लॉजिकल नॉट। ठीक है, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है नहीं, यानी कि नॉट, यानी कि दी गई शर्त सही नहीं होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या रिजल्ट जनरेट करता है, 1। और 1 का मतलब हम क्या समझते हैं, हमारे भाषा में उसको ट्रू समझते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के मैंने ऑपरेटर्स आपको समझा दिए हैं। तो अब हमारे प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, सॉरी, इज अ लॉजिकल ऑपरेटर, कौन सा इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी अपने जो कंसेप्ट समझा, जो अपन ने भी थ्योरी समझी, उसके आधार पर आप देख कर ही पहचान गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा
सी। स्टूडेंट्स मैं आपको ए बी और डी भी बता देता हूँ। एक्चुअली में ये लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, ये कंडीशनल ऑपरेटर हैं। अगर हम ए की बात करें तो इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि अगर हम ए और बी दो वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे कि ए बड़ा हो या बराबर हो बी के, तो फिर ये वाला वेरिएबल हम ये वाला जो ऑपरेटर है वो हमारे काम आएगा। बी को हम समझें तो यह है लेस देन इक्वल, यानी कि अगर हम इस तरह की शर्त को चेक करें कि ए की वैल्यू बी से छोटी हो या बराबर भी हो, तो फिर हम काम में लेंगे ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। और डी वाला जो आंसर है, ठीक है, वो है मतलब डी वाला जो विकल्प है वो है कि ए बिल्कुल बराबर हो बी के, तब जाके हमें क्या रिजल्ट जनरेट हो, ट्रू। तो फिर उसके लिए हम काम में लेंगे ये वाला डबल इक्वल टू। ये भी एक ऑपरेटर है, एक सही और वैलिड ऑपरेटर है। ऐसा नहीं है कि डबल इक्वल टू लगाते हैं आप समझ जाएं कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, हमने तो हर जगह सिंगल ऑपरेटर ही पढ़ा है, सिंगल इक्वल टू का साइन ही पढ़ा है। ऐसा नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, बस दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है हमारा सी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एंड। तो इसका जो सही आंसर आएगा, सही आंसर है इसका सी आंसर, लॉजिकल एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेटर रिमाइंडर कैन बी अप्लाइड ओनली टू। इसका तात्पर्य यह है कि जो ये जो रिमाइंडर ऑपरेटर है ये किस प्रकार की वैल्यूज पे, किस प्रकार के डेटा पर ही अप्लाई किया जा सकता है। हमारे आंसर हैं फ्लोट वैल्यूज, यानी कि दशमलव प्रणाली वाली संख्याएं, डबल वैल्यूज। डबल का मतलब यहाँ पर आप ऐसा ना समझें कि 2 का गुणा 4, ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्लोट यानी कि दशमलव प्रणाली की जो संख्याएं हैं उसकी रेंज कम है, डबल जो है उसकी रेंज ज़्यादा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए अगर फ्लोट जो फ्लोट हैं अगर वो 10 लाख तक की संख्या स्टोर कर सकता है तो डबल यूँ मान लीजिए 80 लाख तक की संख्याएं को स्टोर कर सकता है दशमलव प्रणाली के भीतर। सी है इसका, सी जो इसका विकल्प है वो है इंटीजर वैल्यू, यानी कि जो हमारा जो ये रिमाइंडर ऑपरेटर है ये कौन कौन सी संख्या, कौन कौन से टाइप के डेटा पर हैंडल किया जा सकता है, तो वो फ्लोट या डबल या इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक संख्याएं, जैसे 2, 5 जिसमें दशमलव नहीं होता, 2.5 नहीं, 2, 5.5 नहीं, ओनली 5, तो उनको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यूज। और डी वो हमारा विकल्प है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो आप क्या इस तरह से कर सकते हैं कि 10.5 में आपने भाग दिया 2 का, क्या इससे कोई शेषफल निकल के आएगा? नहीं, इससे कोई शेषफल निकल के नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, शेषफल आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे 2 का, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या आया, 1। ये जितना भी आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा, इसमें क्या आपको कहीं दशमलव प्रणाली की संख्याएं दिख रही हैं? नहीं, यानी कि इसका जो हमने कंसेप्ट समझ लिया है अब, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजरल वैल्यू सी। तो इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर इज। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, ठीक है। ये भी एक ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और भी एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा है, हमारे जो चिन्ह हैं उनको हम देख लेते हैं। इनका नाम ही इनका आंसर है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं जिसको पावर भी कहते हैं, गणित मैथमेटिकल में इसको पावर के रूप में काम लिया जाता है, लेकिन हमारे जो सी प्रोग्रामिंग भाषा है इसमें इसको एक्सक्लूसिव और के नाम से जाना जाता है। बाकी को भी हम देख लेते हैं। ये हमारा है कंडीशनल एंड, ये हमारा है कंडीशनल और, है ना, सॉरी बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये जो डी वाला इसका जो नाम है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के काम आता है। ये बाइनरी लेवल की जो प्रोग्रामिंग की जाती है तो वहाँ पे काम आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन -7 इज। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सी प्रोग्रामिंग भाषा में -7 को लिखा जाए और उसका रिजल्ट प्रिंट किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चनर की बीच में एक हमने देखा था कि हमने प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो देखा, तो क्या प्लस प्लस अगर ऑपरेटर हो सकता है तो क्या माइनस माइनस ऑपरेटर नहीं हो सकता? बिल्कुल है। प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका तो नाम दिया गया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और जो ये माइनस माइनस है इसको नाम दिया गया है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसका नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
प्लस प्लस क्या करता है, किसी भी ऑपरेंड या वैल्यू की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है। माइनस माइनस क्या करता है, किसी भी ऑपरेंड या वैल्यू को डायरेक्टली 1 से कम कर देता है। ठीक है, हमने लॉजिक समझ लिया, उसके पीछे की हमने डेफिनेशन समझ ली। तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 6। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट क्विकली। इनमें से कौन सी जो एक्सप्रेशन है या कौन सी जो हमारे यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो सबसे जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट होगा। ए एक्स प्लस 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 एक्स, एक्स बराबर एक्स प्लस 1, या बोथ ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी जो है वो उसमें ऑपरेंड एक ही है, बस ऑपरेटर के आगे और पीछे लगने का अंतर है। ठीक है, ये जो हमारा आप देख रहे होंगे, ये जो वाला है हमारा, इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। ये है पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये जो वाला है हमारा ए नंबर का। ठीक है, बी वाला है, यह है प्रीफिक्स। ऑपरेटर वही है, बस पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का अंतर है। पोस्ट फिक्स यानी कि ऑपरेंड के बाद लगा है, प्रीफिक्स मतलब कि ऑपरेंड के पहले लगा है। काम दोनों का एक ही है। प्लस प्लस ऑपरेटर के बारे में हम सीख चुके हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू की वेरिएबल या किसी वैल्यू की जो उसका मान है उसको 1 से बढ़ा देना है। सी एक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे, ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 चिन्ह काम आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ऑपरेटर काम आ रहे हैं, चिन्ह नहीं कह सकते उनको, ऑपरेटर काम आ रहे हैं। एक ऑपरेटर तो काम आ रहा है हमारे बराबर का चिन्ह, और एक ऑपरेटर काम आ रहा है हमारे प्लस का चिन्ह। जबकि इनकी बात करें तो इसमें प्लस प्लस, क्योंकि ये एक ही ऑपरेटर है। ठीक है, और ए और बी दोनों जो हैं एक ही हैं, बस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का अंतर है। लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह तो यह है और एक चिन्ह यहाँ पर यह है, 2 चिन्ह एक साथ काम में लिए गए हैं। तो 2 ऑपरेटर्स की वजह से क्या सी जो स्टेटमेंट है वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा या ए और बी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। नॉर्मल सी बात है, सिंगल ऑपरेटर जल्दी एग्जीक्यूट होगा, ना कि डबल ऑपरेटर। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सी की हम बात करें तो पहले लाइन को यहाँ से पढ़ा जाएगा एक्स, फिर इक्वल टू ऑपरेटर आते ही जो है वो अपने राइट हैंड साइड पे जाएगा। राइट हैंड साइड पे जाएगा यानी कि उसका राइट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला। वहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 1, एक्स, और इससे क्या होगा, एक्स में 1 को जोड़ दिया जाएगा, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स यूज में लिए गए हैं, तो 2 ऑपरेटर्स की 2 बार ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं, जबकि यहाँ पर ए और बी में एक ही ऑपरेटर काम में लिया गया है। ठीक है, तो जो वैल्यू जब इसको प्रिंट कराएंगे या वैल्यू को जब हम किसी जगह और जगह पे काम में लेंगे तो जो टाइम कंज्यूमिंग का जो है वो कौन सा किस में कम होगा, ए और बी में, ना कि सी में, क्योंकि वहाँ पर 2 ऑपरेटर काम में लिए गए हैं। पहले प्लस ऑपरेटर काम करेगा, फिर इक्वल ऑपरेटर काम करेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आएगा, इसको एक बार और देख लेते हैं कि विच एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट क्विकली, कौन सी एक्सप्रेशन जल्दी एग्जीक्यूट होगी। तो इसका आंसर आएगा डी, कि जो ए और बी, बस प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का ही तो अंतर है, बाकी ऑपरेटर तो एक ही है। ठीक है, तो ए और बी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे, काम वही हो रहा है। एक्स की वैल्यू को यहाँ पर भी बढ़ाया जा रहा है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, लेकिन 2 ऑपरेटर आने की वजह से सी धीरे एग्जीक्यूट होगा, जबकि ए और बी जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी से मतलब यह है कि मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरह की समीकरण हो, मान लीजिए ए प्लस बी माइनस सी और मल्टीप्लिकेशन डी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, एक ऑपरेटर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये वाला, एक ऑपरेटर ये वाला, एक ऑपरेटर ये वाला। ठीक है, 1 2 3 ऑपरेटर इसमें दिख रहे हैं। जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो या कहीं पर आपको पढ़ने में आया हो, सुनने में आया हो, बडमास रूल। बडमास रूल क्या कहता है, BDMAS, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, है ना। इस तरह से कुछ बडमास का एक नियम सिद्धांत होता है। आखिर बडमास क्या है,
ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने की प्रेसिडेंस, ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने की प्राथमिकता, कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट हो ताकि जो बड़मास का नियम है वो फॉलो हो सके। यही कंसेप्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी। तो जो सबसे अंत में एग्जीक्यूट होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। तो यहाँ पर देखें तो मल्टीप्लाई और डिवीज़र इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, प्लस और माइनस इनकी प्रायोरिटी कम है। तो ऐसे ही ये सब भी तो ऑपरेटर ही हैं, एंड, प्लस, माइनस और लॉजिकल और, ये सब भी तो ऑपरेटर ही हैं। तो इनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी सेट की गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इन सभी ऑपरेटर्स को एक साथ काम में ले लिया जाए तो प्रायोरिटी अगर नहीं हो तो ये सभी आपस में उलझ जाएंगे कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट हो। तो उन्होंने क्या किया, इस उलझन से बचने के लिए इनकी प्रायोरिटी सेट कर दी और इनके एग्जीक्यूट होने का वे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट इनको जो है फिक्स कर दिया पहले से ही। सी प्रोग्रामिंग बनाने वाले जो निर्माता थे, जो लैब थी वहाँ पर, उन वैज्ञानिकों ने ऑपरेटर्स को प्रायोरिटी दे दी कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें हाई प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स कहते हैं, जो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं उन्हें लो प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, हर एक की प्रायोरिटी होती है। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे कम प्रायोरिटी वाला जो वो कौन सा है। इनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, बिटवाइज एंड, प्लस ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक प्लस, अर्थमेटिक माइनस और लॉजिकल और। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स लॉजिकल और। इसकी जो चलने की जो प्रायोरिटी है वो बाद में है, यानी कि अगर कहीं पे ऐसी एक्सप्रेशन है जहाँ पर लॉजिकल और भी है और बिटवाइज एंड, अर्थमेटिक प्लस, अर्थमेटिक माइनस, ये सारे ऑपरेटर्स काम में ले रखे हैं तो ये एग्जीक्यूट पहले होंगे और सबसे लास्ट में लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉजिकल एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट इन सी। स्टूडेंट्स इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे आपसे बस इतना सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर दिखता कैसा है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको लगाना कैसे है। तो मैंने बताया लॉजिकल एंड ऑपरेटर आपको बनाना होगा, तो वो आपको कैसे बनाएगा मैंने बताया था। आपको 3 ऑपरेटर बताए थे मैंने, लॉजिक वाले ऑपरेटर, एक तो ये एंड है ना, एक ये और एक ये नॉट। तो इसमें से आप पहचान गए होंगे, आपका आंसर आपके सामने है। तो सिंपल सी बात है, ये जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। तो लॉजिकल एंड आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी लॉजिकल और है, एंड कोई ऑपरेटर नहीं है, और एट द रेट ऑफ का जो सिंबल है डी, ये भी कोई ऑपरेटर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वैलिड एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक सही एक्सप्रेशन बतानी है कि क्या हम ऐसा सी भाषा में लिख सकते हैं क्या। ए बराबर 0 जो हमारा पहला विकल्प है, दूसरा विकल्प है ए बराबर बी बराबर 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो ऑपरेटर की चलने की जो प्रेसिडेंस है वो यहाँ पर जो है वो बराबर का चिन्ह काम में लिया हुआ है। बी वाले के अंदर देखो, ए वाले में तो क्या होगा, ए में 0 असाइन हो जाएंगे। बी वाले में क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो ये राइट में जाएगा इसके, तो बी आ गया। फिर ये भी इसके राइट में जाएगा तो क्या आ गया, 0, तो बी बराबर 0 हो गया। ठीक है, जब बी में 0 है तो ए में भी क्या आ जाएगा अपने आप, ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि हम इस तरह से भी सी प्रोग्रामिंग भाषा में लिख सकते हैं। तो हमारा बी वाला आंसर भी सही है। और जो सी है उसमें क्या लिखा हुआ है, ए इक्वस टू ब्रैकेट के अंदर x रिमाइंडर बाई 10। तो ये तो हम लिख ही सकते हैं कि x में कोई वैल्यू है, उसको हम 10 से उसका शेषफल ज्ञात कर रहे हैं, तो सी भी हम लिख सकते हैं। तो हमारा ए बी सी, ठीक है, तीनों ही जो एक्सप्रेशंस हैं, तीनों ही जो हमारी जो लाइन्स हैं वो सही हैं। तो इसका सही आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। स्टूडेंट्स बी में आप उलझ मत जाना कि क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या। हाँ लिख सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि ऑपरेटर के चलने की, एक ऑपरेटर्स के एग्जीक्यूट होने की जो वे है वो डिसाइड किया हुआ है, तो उस हिसाब से बी में सबसे पहले 0 असाइन होगा। अगर बी में 0 असाइन हो गया है तो ऑटोमेटिकली ए में भी क्या असाइन हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनवैलिड एक्सप्रेशन। इनमें से गलत एक्सप्रेशन कौन सी है। ठीक है, हम एक एक को देख लेते हैं। ए जो है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होगा, मैंने बताया था हर ऑपरेटर के चलने की एक प्रेसिडेंस और उसकी तरीका यहाँ पर डिसाइड किया गया है। सबसे पहले जो है प्रेसिडेंस किसकी है, वो ब्रैकेट की। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ए प्लस बी एग्जीक्यूट होंगे और जो भी मान आएगा उसको
प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर की सहायता से एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो ये भी सही है। y माइनस माइनस ये भी एक सही एक्सप्रेशन है। y में जो भी वैल्यू होगी वो इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर की सहायता से घटा दी जाएगी। ठीक है, अगर y में मान लीजिए 6 है तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, वो घट के क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सी की बात करें, सी में क्या हो रहा है, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक साथ दोनों काम में ले लिए हैं। देखिए यहाँ पे जो लगा दिया इन्होंने ये तो हो गया प्रीफिक्स, फिर आ गया ऑपरेंड y आपका, फिर आ गया आपका वापस से पोस्टफिक्स। तो इस तरह से आप नहीं लिख सकते, आप एक साथ एक ही एक्सप्रेशन में प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको नहीं बना सकते। ठीक है, और अगला है हमारा डी वाला कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर P अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस Q, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पहले एग्जीक्यूट होगी, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो पहले P का मान बढ़ा दिया जाएगा और उसको Q से जोड़ दिया जाएगा, और अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस की प्रेसिडेंस ज़्यादा है तो पहले P और Q को जोड़ा जाएगा और जो मान आएगा उसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा A, B और D तो एक सही एक्सप्रेशन है, तो गलत कौन सी हुई, C। क्यों की गलत हुई, क्योंकि यहाँ पर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स दोनों ही काम एक साथ किए जा रहे हैं, जो कि सी प्रोग्रामिंग की अवधारणा को गलत ठहराते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स हमारे सी। जो सी है वो एक गलत एक्सप्रेशन है, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इनवैलिड कंपाउंड ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स कंपाउंड का मतलब होता है, सबसे पहले हमें कंपाउंड मतलब समझना होगा। कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ए जो जोड़ा है वो है प्लस का और बराबर का, यानी कि किसी भी वैल्यू को जोड़कर उस वैल्यू को वापस असाइन कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ए प्लस बराबर 5, तो ए में जो है अगर प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो पहले ए में 5 जोड़े जाएंगे और उस वैल्यू को ए में असाइन कर दिया जाएगा, और अगर बराबर वाले वैल्यू की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी तो पहले 5 ए में असाइन होंगे और उसमें जो भी वैल्यू ए में पहले से है उसमें 5 को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वैलिड एक्सप्रेशन है, वैलिड कंपाउंड ऑपरेटर है, प्लस और बराबर भी। बी की बात करें तो सेम वही कंसेप्ट है, माइनस और बराबर हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है आपका जो कंपाउंड ऑपरेटर है बिटवाइज शिफ्ट आई थिंक राइट है, बिटवाइज शिफ्ट राइट। अगला है हमारा बिटवाइज, जो ये है सिंबल और इक्वल का सिंबल। तो ये किसी भी प्रकार का ऑपरेटर सी भाषा में नहीं है ना, नॉर्मल सी बात है। ये पूछ भी यही रहा है कि इनमें से कौन सा एक गलत ऑपरेटर है। ठीक है, तो आप इस तरह से डी जो ऑप्शन है इस तरह से आप नहीं लिख सकते, इससे सिंटैक्स एरर जनरेट होगा, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, x बराबर a नॉट 10 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने बताया था लॉजिकल एंड, जब हमने प्रश्नमाला शुरू की थी तो मैंने आपको एक क्वेश्चन आया था बीच में लॉजिकल एंड का, तो मैंने आपको वहाँ समझाया था कि लॉजिकल एंड में क्या होता है, कई सारी शर्तें होती है। यहाँ पर 2 शर्तें हैं, एक शर्त तो यह है और एक शर्त यह है, और उसके बीच में है आपका लॉजिकल एंड। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस वाली शर्त को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे क्या शर्त बनाई गई है कि a का मान 10 के बराबर नहीं हो, ठीक है, और b का मान 1 के बराबर हो, तो ये रिजल्ट जो है आपका जनरेट करेगा। x में जो भी आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा या इनवैलिड एक्सप्रेशन, यानी कि ये एक्सप्रेशन तो सही है। ठीक है, तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है इसको तो आप भूल जाइए। माइनस का 1 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि हमेशा शर्ती आधारित जो रिजल्ट आते हैं वो या तो 0 में आते हैं या 1 में आते हैं, तो आपका ये भी भूल जाइए। ठीक है, तो अब सी और डी तो आप भूल जाइए। अब आपका बचा ए और बी, 0 आंसर आएगा या 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ए बराबर नहीं हो 10 के और b बराबर हो 1 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें पता नहीं है कि a का मान क्या है, ठीक है, लेकिन b बराबर है 1 के, यानी कि यहाँ पर b को 1 से असाइन कर दिया गया है, तो ये तो आ गया आपका 1। ठीक है, लेकिन हमें a का मान पता नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर इसका मान आ गया 0। एंड ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को कर देता है मल्टीप्लाई,
जीरो को एक से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका 0। तो फाइनली इस पूरे इसका आंसर क्या आया 0। तो एक्स में क्या चले जाएंगे आपके 0। तो जो सही आंसर आया है स्टूडेंट्स वो 0 ही आया है। क्यों आया? क्योंकि हमें ए का मान पता नहीं है। तो हमें ए का मान पता ही नहीं है तो हम इस सेक्शन को हम क्या मान लेंगे ऑटोमेटिकली 0। और बी में एक आ चुका है तो यहाँ तो हमेशा ट्रू है बी, यानी कि इस पूरे ही सेक्शन का आंसर ही ऑटोमेटिक क्या हो गया 1। और हमें ए का मान पता नहीं है इसलिए इस सेक्शन का आंसर क्या हो गया 0। एंड क्या करता है मल्टीप्लिकेशन का काम। तो 0 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इसके लिए इसका आंसर आएगा हमारा ए। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लेसन्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ANT वीडियोस। थैंक यू।